अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को होने वाला PDM का एहतजाजी जलसा हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए अब एक बड़ा सियासी चैलेंज बन चुका है। अपोजिशन जमातें वोट को इज्जत दो के नारे के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी और बैड गवर्नेंस को अपने एहतजाज की बुनियाद बना रही हैं, तो दूसरी तरफ आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सियासी उमूर पर हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत की गई। इजलास में ये फैसला किया गया कि हुकूमत अपोजिशन जमातों के जलसों और रैलियों में कोई रुकावट नहीं डालेगी और अपोजिशन मुल्क भर में जहां जलसे करे इसे इजाज़त होगी। PDM को जलसों के NOC जारी किए जाएंगे, ताहम अपोजिशन को जलसों में कोरोना SOPs का पाबंद बनाया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पुरअमन एहतजाज और जलसे करना अपोजिशन का हक है, लेकिन एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अपोजिशन की तहरीक आवाम की नहीं बल्कि सियासी एलीट के अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अपोजिशन हुकूमत पर दबाव डालकर करप्शन केसेस से छुटकारा चाहती है। आवाम को सियासतदानों की करप्शन बचाओ तहरीक में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म का। और नाज़रीन, चंद रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंसाफ वकला फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए अपोजिशन जमातों को वाज़े अल्फाज में एक पैगाम दिया था, ज़रा सुनिए। लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकलें और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। जितने मर्जी जलसे करने हैं। जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, और वो जेल में नहीं, अब VIP जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। फिर इमरान खान की इसी गुफ्तगू पर हमजा शहबाज ने क्या जवाब दिया, क्या रद्द अमल दिया, जरा ये भी देखिए। 12 अक्टूबर है आज, कहने को जमहूरी हुकूमत है, ऑपोजिशन का गला घोंट दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म खुद कहता है मैं सबको जेलों में डालूंगा। मैं समझता हूं कि आज 12 अक्टूबर से बदतर हालात हैं मुल्क के। ये एक डिक्टेटर है इमरान खान, ये फैसिस्ट है जो अपने आप को अक्ल कुल समझता है। बड़े बड़े लोग आए यहाँ पर जो अपने आप को अक्ल कुल समझते थे, खुदा की कुदरत ने उनको नीस्तो नाबूद किया। हमजा शहबाज का मौक़िफ़ अपनी जगह, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि अपोजिशन जमातों की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज के ऐलान के बाद पंजाब हुकूमत ने अब तक सूबे में 200 से ज़ायद पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए हैं। सरफराज अहमद फल्की को नया सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला तैनात किया गया है। अपोजिशन के नज़दीक पंजाब पुलिस में इन तब्दीलियों का बुनियादी मकसद PDM की तहरीक को रोकना है। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन के जलसों पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को इसी इंसाफ वकला फोरम जिसकी तकरीब की मैं अभी बात कर रही थी, उसी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए और वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत उज़्मा में पंजाब में ज़मीनों से मुतालिक एक केस की समाअत के दौरान सीनियर जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पूरे मुल्क के हैं, किसी एक ग्रुप के नहीं हैं। इमरान खान रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक का जो है। और जस्टिस काजी ईसा फाइज का ये कहना था कि बज़ाहिर कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती हैसियत में शिरकत की थी। इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर हमें ये बताएं कि क्या इस तकरीब के अखराजात अदा किए गए? वज़ीर-ए-आज़म का रुतबा बहुत बड़ा है, ये तकरीब किसी निजी होटल में होती तो और बात थी। तकरीब के लिए टैक्स दहिंदगान की जगह का इस्तेमाल किया गया, जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब ऐसी सरगर्मियों में कैसे शरीक हुए जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अपोजिशन की नाज़रीन एहतजाजी तहरीक, हुकूमत की सियासी हिकमत अमली और ख़ासकर जो अवाम को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है वो है महंगाई। इन तमाम मामलात पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए नारकोटिक्स कंट्रोल सेनेटर आज़म सवाती साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म सवाती साहब आपका। आज़म सवाती साहब, सवाल मेरा ये है कि इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वैसे है क्या? क्या हुकूमत समझती है कि महंगाई आप लोगों के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है या अपोजिशन की तहरीक? क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि जब से हमने एहतजाज का पूरे मुल्क में ऐलान किया है, तब से लेकर अब तक पंजाब हुकूमत ने अब तक सूबे में 200 से ज़ायद पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए हैं। लग रहा है कि हुकूमत हमारी तहरीक से खौफजदा है। तो क्या चैलेंज है आप लोगों के लिए सर इस वक्त सबसे बड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि जो आपने अपने सवाल का पहला हिस्सा जो है वो बयान किया अपने क्वेश्चन के अंदर, वही रेलेवेंट है और बाकी सारी चीज़ें जो है इररेलेवेंट हैं।
इस वक्त हमें जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है या उसको हल करने के लिए जा रहे हैं वो महंगाई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जाहिर है कि इस वक्त आर्टिफिशियल होर्डिंग जो है वो किए हुए है और ये हमारा काम है, किसी और का काम नहीं, अपोजिशन का या किसी और का काम नहीं कि इस कार्टेल को हमने जो है हर सूरत में तोड़ना है। बल्कि कल जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें मैंने कहा कि करप्शन के अलावा इस वक्त सबसे जो बड़ा हमारा मसला है वो महंगाई, और महंगाई भी जो है ये मसनूई महंगाई पैदा की गई है, इसको तोड़ना हुकूमत का बड़ा आसान काम है। कल जाहिर है कि एक हमारी जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, सबसे बड़ा मुनफरिद अकेला एजेंडा जो होगा वो सिर्फ महंगाई पे, और हम सुनना चाहते हैं कि इमरान खान जो हमें क्या बताते हैं, सूबाई हुकूमतें या लोकल डीसीओ या आपके एसी जो हैं वो किस तरीके से जो है इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे और महंगाई के ऊपर जो है कंट्रोल करेंगे। मुनफरिद हमारा एजेंडा इंशाल्लाह ताला कल सबसे ज्यादा और सबसे पहला ये होगा, और ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ये फेल होते हैं इन्फ्लेशन को रोकने में, महंगाई को रोकने में, हम कभी भी कामयाब जो है इस मुल्क को, जितना भी हमारी इस वक्त मईशत के जो अच्छे इंडिकेटर हैं वो भी सब डूब जाएंगे। आजम सवाती साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आप लोग ये समझ रहे हैं और इससे निपटने के लिए आप लोग हिकमत अमली बना रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं क्या तमाम इदारे नाकाम हो गए हैं जो टाइगर फोर्स की जरूरत पड़ गई? क्या टाइगर फोर्स का काम है महंगाई को, क्या लेवल है महंगाई को कंट्रोल करे, या दुकान दुकान जाकर बताए कि कौन सी दुकान वाला क्या रेट दे रहा है? सर ये टाइगर फोर्स का काम है, बाकी इदारे कहाँ हैं? देखें, टाइगर फोर्स का काम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनकी मुआविनत करना, मतलब ये मेरा पर्सनल जो है ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन अपने एक्सपीरियंस की बना पे। मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी रहा हूं 2001 में मानसरा डिस्ट्रिक्ट में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर ये कहता हूं कि टाइगर फोर्स का काम तंजीमी अमारों में एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के अंदर मुदाखलत करना या राय जो है वो देना या उसके ऊपर कंट्रोल करना कतई नहीं है। हाँ, अगर इस वक्त हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल के ऊपर अगर वो कमजोर है तो जाहिर है कि ये एक खिदमत के तौर पर अपनी खिदमात जो है जिस तरीके से ये बनाई गई थी, इनका बुनियादी मकसद जो है यही था कि एक स्पोर्ट के तौर पे जो है उनकी मुआवनत करना है। ये कतन भी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते, बल्कि एक हेल्पिंग हैंड जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दे सकते हैं। ये मेरा अपना आइडिया है, और अगर कल इसके ऊपर खुल के जो है कैबिनेट के अंदर बात होगी, मैं अपना माफियो ज़मीर अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह कह सकूंगा, इनका काम एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं अगर वो कमजोर हैं तो उनकी मुआवनत करना, उनकी खिदमत करना। तो इसका मतलब आप भी यही कह रहे हैं कि टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी नहीं है। तो सर आप नहीं समझते कि आज शायद वाकई सबको ये महसूस होता है और होना भी चाहिए कि अगर इस मुल्क के बल्दियाती इदारे इतने मजबूत हों, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हों, घर घर लोगों के मसाइल हों, तो फिर इस तरह की टाइगर फोर्स की किसी भी किस्म की फोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है कि इस मुल्क में बल्दियाती इदारे इस वक्त नहीं है। अगर बल्दियाती इदारे हैं तो इख्तियारात नहीं है उनके पास। बिल्कुल बीवी, आप जो बात कर रही हैं, मेरा ये ख्याल है कि आपने मेरे ज़हन को रीड करके, इसलिए कि मैंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स से जब मैं पहली मरतबा आया तो मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का इलेक्शन लड़ा और बड़ी अच्छी कामयाबी से मानसरा के अंदर मैंने अपना वक़्त जो है बसीरत डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के जो है उस डिस्ट्रिक्ट की क़यादत की। जो काम किया वो भी खुदा ताला के फजल से सुनहरी उरूफ के अंदर मेरी जिंदगी की जो तारीख है उसके अंदर सुनहरी उरूफ से लिखे गए हैं। देखिए, टाइगर फोर्स कतन भी बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिल्कुल वजाहत के साथ कह दूं। इसलिए जो आपने अपने इस बयान के या अपने क्वेश्चन ऐसे में कहा कि टाइगर फोर्स को जो फराइज सौंपे गए हैं, मुझे ये मालूम नहीं कि, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। कल जब बात होगी तो मैं ये जरूर कहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये सर मैं बताती हूँ, अगर आप मुनासिब समझे कि मुझे सुने मुझे जरा
मुझे जरा बयान करने दें प्लीज। मुझे क्वेश्चन किया ना तो मैं वेल वर्स हूं खुदा के फजल से, और चूंकि मेरा तजर्बा भी है, उस तजर्बे की बुनियाद पे, अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये कह रहा हूं कि टाइगर फोर्स अगर उनका जो फराइज मनसबी है उसको किसी ने डिफाइन कर लिया है या प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिफाइन कर लिया है, हरफ आखिर नहीं है। हम जो है कल उनको कह सकते हैं कि ये कतन भी एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात का सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनकी मावनत कर सकते हैं, उनके साथ मिलके वो काम कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने लोकल लेवल पे। देखे ना इस वक्त जो महंगाई का सबसे बड़ा जो मसला है, ये जो जितनी भी अशिया है उसकी मिकदार जो है वो कम नहीं है, ये सिर्फ होर्डिंग है। मसनूई तौर पे हर दुकानदार ने अपने अपने रेट, उसके अंदर ये खुदा के फजल से जबरदस्त फोर्स है, ये उनकी मावनत करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिर ये है कि उनको जुर्माने करना, उनको लॉकअप में बंद करना, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, ये टाइगर फोर्स का काम नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हाँ वो तहसील की हो या वो डिस्ट्रिक्ट की हो। अब आपने ये कहा कि क्या बल्दियाती इंतखाब में, ये कहता हूं कि मुल्क के दुखों का मुदावा, इन सारी चीजों के दुखों का मुदावा जो है वो सिर्फ बल्दियाती बेहतर निजाम के अंदर है। अमेरिका के अंदर देखें या किसी भी जमहूरियत के अंदर देखें, अपने कुलेदी रोल जो है वो एम्यूनिटीज प्रोवाइड करने में, लोगों को उनकी दहलीज के ऊपर जो है रफाए आमा के काम करने में, उनको पानी, उनके बिजली के मामलात, उनके रोड के मामलात, उनके सीवर के मामलात, उनके सफाई के मामलात, गरज के तमाम दुखों का मदावा बुनियादी इम्यूनिटीज जो है वो दे सकते हैं। तो वो सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदे या बहुत अच्छे निजाम से उनके घरों की दहलीज तक जो है ये काम पहुंच सकता है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट न तहसील के अंदर है। सर मैं यही पूछ रही हूँ आजम सवाती साहब कि अवाम ने तहरीक इंसाफ को एक तब्दीली के लिए वोट दिया था। जो बातें आप कर रहे हैं, यकीनन अवाम यही तब्दीली चाहती है कि यहाँ पर भी मजबूत बल्दियाती सिस्टम हो, लोगों के घरों तक जो है ना दहलीज तक मसाइल हल हों, इख्तियारात निचली सतह तक जा सकें, मुंतकिल हों। तो फिर क्या वजह है, क्या रुकावट है कि हम अपने मुल्क को ये सिस्टम नहीं दे पा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जी कि जब भी दिया है 2001 का जबरदस्त सिस्टम था मुशर्रफ का, हाँ। लेकिन उसने भी देखें कि यू टर्न करके 180 डिग्री जो है उसने उस सारा जो है चेंज करके और फिर वो जो है डिफरेंट सिस्टम की तरफ आया। मेरा ये ख्याल है कि ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि हम मुल्क को तमाम सूबे के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट और हर तहसील के अंदर बेहतरीन किस्म का बल्दियाती निज़ाम अगर दे जाते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एक तारीख जो है रकम की जाएगी कि हाँ हमने लोगों के एहसासात की, उनके बुनियादी ज़रूरियात की तर्जुमानी करते हुए हमने उनको एक बेहतर सिस्टम दिया है। इसका नियामल बदल ना दुनिया के अंदर कहीं है और ना पाकिस्तान के अंदर कोई हो सकता है। आप KPK के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर से जाके अपने मामलात हल नहीं कर सकते, और इसी तरीके से वफाक के अंदर जो है इस्लामाबाद की दहलीज के ऊपर आके इन ऐवानों के अंदर दस्तक दे के अपने मामलात हल नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि ये लोकल लेवल के जो इलेक्शन होंगे, दही आपकी जो रूलर है वो और आपका आपका जो अर्बन एरिया है उसके मामलात जो है बेहतर तौर पर। जरा एक सवाल ऑपोजिशन की तहरीक पर भी, क्या वाकई हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, कोई खौफ नहीं है ऑपोजिशन की तहरीक से? शहर शहर अब जलसे होंगे, फिर लॉन्ग मार्च भी करना है, क्या हुकूमत कोई खतरा महसूस कर रही है या कोई खतरा नहीं है वाकई में आप लोगों को? कतन यकीन करें, कतन कोई नहीं है। उसकी वजह यह है, बीवी में आपसे ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपके नाजरीन जो है सुन रहे होंगे मेरी इस बात को, कि जिसने मेरे मुल्क को लूटा है, अल्लाह ताला में तो हमेशा दुआ करता हूं अल्लाह ताला उनकी औलादों को तबाह करे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि सारे एक ही काम के लिए, कि अपनी जात के लिए, अपने इनके क्लाजेट के अंदर जो बड़े बड़े लूट मार के स्केलेटन जो है वो पड़े हुए हैं, उनको बचाने के लिए, इसलिए कि इनके अंदर मुफाहमत नहीं है या गामगत नहीं है, मुल्क का कोई वकार या मुल्क की जमहूरियत की असास इनके पीछे नहीं है।
को सिर्फ अपने लूटी हुई दौलत को बचाना है, जमहूरियत के नाम पे, ये तहरीक के नाम पे। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दावे से कहता हूं कि इनकी ये नाम निहाद तारीख रेजा रेजा होगी, रेत की तरह रेजा रेजा होगी। एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ आपसे, आजम सवाती साहब। वज़ीर आज़म तो आज तक ये अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अपोजिशन ने हमेशा मुल्की वसाइल का जो है ये गलत इस्तेमाल किया, ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया मुल्की वसाइल को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को आज नोटिस जारी किया है तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम की तकरीब में जो उन्होंने शिरकत की, जो उन्होंने कन्वेंशन सेंटर को इस्तेमाल किया। इस मौके पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज ये कहा कि वज़ीर आज़म तो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, किसी एक ग्रुप के नहीं है। इमरान खान रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज तो सवाल वज़ीर आज़म साहब पे भी उठ रहा है, क्या मौक़िफ़ है इस पर आप लोगों का? देखें, बुनियादी तौर पे बड़ी बात तो ये है कि खुदा ताला का शुक्र है कि ये पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म है कि मुल्क के वसाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा। महदूद हालात के अंदर जहां ज़रूरत होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये मल्टी $मिलियन खर्च करने वाला नहीं है, ये मुल्क के अंदर लेके आने वाला है, लूट मार करने वाला नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा है, मैं सारा दिन मीटिंग में जो है मसरूफ था, मैं अभी जो है मतलब ये परसों जो है बलोचिस्तान से आया हूं, जो इंसदाद मनशियात से मुतल्लिक जो मामलात थे उसको देख रहा था, तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि जस्टिस साहब ने क्या कहा है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा है तो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो खुदा के फजल से मुल्क और कौम की नैया को पार कराने के लिए सही फैसला करेंगे और ये मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल करने वाला वजीर आजम जो है नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए नारकोटिक्स कंट्रोल सेनेटर आजम सवाती साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तमाम तर नारों, दावों और दावों के बावजूद हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत 2 सालों में अवाम को मुआशी रिलीफ देने में नाकाम रही है अब तक। क्या ये तहरीक इंसाफ हुकूमत का सबसे बड़ा फेलियर है? हुकूमत की मुआशी पॉलिसी कहीं नज़र ही नहीं आ रही, और अगर हुकूमत की कोई पॉलिसी है भी तो इसके कोई मुस्बत असरात अवाम तक नहीं पहुँच रहे हैं। लग ऐसे रहा है कि मुआशी इस्तेहकाम हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को इन 2 सालों में तसल्लियों के सिवा कुछ नहीं दिया। कभी कहा कि हम माफिया के खिलाफ भरपूर तरीके से एक्शन लेंगे, और कभी इस बात का एतराफ़ भी किया कि महंगाई है, लेकिन इसके ज़िम्मेदार गुज़श्ता हुकूमतें। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं, हकीकत आज यही है कि मईशत गैर मुस्तहकम है, महंगाई का तूफान है, यहाँ तक कि एक रोटी की कीमत 10 रुपए पहुँच चुकी है। अब बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, मुल्क कर्ज़ों के बोझ तले दबता चला जा रहा है, जबकि IMF ने अपने प्रोग्राम की बहाली के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अब मजीद इकदाम की शर्त रख दी। अगर इन शराइत को नहीं माना जाता तो मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम यकीनन मजीद बढ़ जाएगा, और अगर मान लिया जाए तो मुल्क के अंदर महंगाई में इजाफा हो जाएगा, जो कि इस वक्त भी 11.28% है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त मुल्क में महंगाई 3.92% थी, जो कि हुकूमत के पहले माली साल में 7.34% तक पहुँच गई, और फिर दूसरे माली साल के इख्तिताम तक 11.22% तक महंगाई पहुँच गई थी। गुज़श्ता 3 महीनों में महंगाई में थोड़ी कमी वाक़ई भी हुई, लेकिन एक बार फिर से इसमें इजाफा हो रहा है। इसी माह के सिर्फ पहले हफ्ते में महंगाई में 1.24% इजाफा हुआ है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए ना तो कोई हुकूमत की पॉलिसी नज़र आ रही है और ना ही कहीं हुकूमती रेट। यहाँ तक कि हुकूमत को ये भी मालूम नहीं कि महंगाई बढ़ने की वजह क्या है, और इस बात का इज़हार वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफ्ते के रोज़ अपनी एक ट्वीट में कहा कि पीर से शुरू होने वाले आइंदा हफ्ते में हमारी हुकूमत अशियाए खुरानोश सस्ती करने के लिए तमाम रियासती वसाइल बरोकार लाएगी। हम पहले ही महंगाई के अवामिल का जायज़ा लेने के लिए जो है ना वो तयन कर रहे हैं कि आया सप्लाई में वाकई कमी हो रही है, या फिर माफिया की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और स्मगलिंग वगैरह इसका जो है ना वो वजह है।
या दालों और पाम ऑयल वगैरह की आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतें इसकी वजह। मतलब ये है कि हुकूमत को भी इस चीज़ का इल्म नहीं कि आखिर महंगाई की वजूहात क्या है। जब हुकूमत महंगाई बढ़ने के बुनियादी अवामिल से ही बेखबर है तो फिर ज़ाहिर है आवाम को रिलीफ आप कैसे देंगे। मौशी माहिरीन ये कहते हैं कि मुल्क भर में महंगाई की बुनियादी वजूहात सप्लाई और डिमांड के आदाद व शुमार को नज़रअंदाज करना है, फैसलों में ताख़ीर करना है, बदनज़मी का शिकार होना, महंगी कीमत पर ग़िज़ाई अशिया को दरामद करना है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ नाज़रीन कि 2 सालों में महंगाई के ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नोटिस लेने की एक तारीख़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 सालों में महंगाई के ख़िलाफ़ 11 नोटिस लिए हैं, लेकिन कीमतें फिर कम नहीं हुई हैं। अलमिया ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ या तो और महंगी हो जाती है या गायब हो जाती है, नायाब हो जाती है। सिर्फ 2020 में वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई के ख़िलाफ़ 6 नोटिस लिए। मैं इस साल की बात बता रही हूँ। इस साल 14 मई, 25 फरवरी, 9 फरवरी, 29 जनवरी, 20 जनवरी, 17 जनवरी को नोटिस लिए, लेकिन महंगाई में कमी वाक़ई नहीं हुई। जबकि अब हैरान कुन तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अशिया खुरोनोश की कीमतों पर नज़र रखने का जो टास्क है कि टाइगर फोर्स को दिया। वही टाइगर फोर्स जो कोरोना के SOPs पर अमल दरामद करवाने में हमने देखा कोई ख़ास कामयाब नहीं रही। वही टाइगर फोर्स जो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातों में नज़र आती है, इसके अलावा तो ग्राउंड पे तो कहीं नज़र नहीं आती है। सवाल ये है कि अब टाइगर फोर्स किस मैंडेट के तहत काम करेगी। क्या हुकूमत के पास महंगाई के कंट्रोल का आखिरी हल, फौरी हल क्या टाइगर फोर्स ही है? टाइगर फोर्स इसकी निगरानी कर सकती है? क्या ये समझा जाए कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, ज़िला इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमतें, सूबाई काबीना, वफाकी काबीना सब नाकाम हो चुके, इसलिए आप ये टाइगर फोर्स को जिम्मेदारी जो है ना वो सौंपने जा रहे हैं कि वो कीमतों पर नज़र रखे। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, 2 सालों में इस हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, या आप हम सब लोग ये जानते हैं, वो यकीनन एक मुआशी चैलेंज है। बड़े दावे भी किए गए, 2 साल बाद आज भी हमें बढ़ती हुई महंगाई का ही सामना है। हमें बताया जा रहा था भाई हमारी रेटिंग बहुत अच्छी हो रही है, हम तो टेक ऑफ करने वाले हैं, करंट अकाउंट खसारा जो है ना वो बहुत कम हो गया है, इसमें कोई शक भी नहीं है। बिल्कुल करंट अकाउंट खसारा कम हुआ, $20 बिलियन से 3 बिलियन पर आ जाना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन काश हुकूमत इन चीज़ों पर भी गौर कर ले डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से जो पॉलिसीज़ आपने अपनाई, जो इकदाम करके करंट अकाउंट खसारा आपने कम किया, क्या यही वजह नहीं है आज जिस क्राइसिस का हम शिकार है, जिस महंगाई का जो जिम्मेदार है, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, ये जो आपने पॉलिसीज़ इकदाम उठाए करंट अकाउंट खसारे को कम करने के लिए, उसी का आज हम लोग भुगत रहे हैं? बिल्कुल सही है। मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी और दूसरे चैनल पे भी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, वहाँ पर यही मैंने कहा कि यस, बेशक करंट अकाउंट जो है वो कम, उसमें काफ़ी बेहतरी आ गई है। आपने जैसे कहा कि $20 अरब से वो $3 अरब पे आ गया, बल्कि इसमें IMF का भी कमाल है और साथ साथ पेंडेमिक ने भी हमें फ़ायदा पहुँचाया, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से 3 महीने तक आपने देखा कि हमारी तमाम इकनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी लॉकडाउन की वजह से। इम्पोर्ट हमारा मज़ीद गिर गया। दूसरी चीज़ यह है कि पेट्रोल की कीमतें ऑन एवरेज जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है पेट्रोल, उसमें कोई 25% के अंदर कमी हुई है, तो जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो ऑयल का बिल था उसमें कमी आ गई और ओवरऑल इंपोर्ट में भी सब्सटेंशियल कमी हुई। इसलिए अगर आप देखें कि जिस साल $20 अरब का करंट अकाउंट था, तो वहाँ से वो कम होकर $13 बिलियन पे आया था, तो 7 बिलियन की कमी हुई थी। अब ये 13 से 3 आ गया है, 10 बिलियन की कमी हुई है। तो इसमें IMF के प्रोग्राम के साथ साथ पेंडेमिक ने भी हमें फ़ायदा पहुंचाया है। जहां दुनिया में तबाही हुई है, वहां हमारे यहाँ बेहतरी भी हुई है पेंडेमिक की वजह से। इसकी वजह से जो है ना, इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल चौक हो गई पाकिस्तान में। बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। बिल्कुल। जब बेरोजगारी बढ़ती है, गुर्बत में इजाफा होता है, और गुर्बत में जब इजाफा हो तो सोशल अनरेस्ट होता है सोसाइटी में, जो हमें नजर आ रहा है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। जिस तरीके से हमने करंट अकाउंट को बेहतर किया है, लेकिन हुकूमत ने, बल्कि जो IMF का प्रोग्राम है, लेकिन एक सवाल जहनों में आ रहा है, इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो टास्क आप टाइगर फोर्स को दे रहे हैं,
मुझे तो समझ नहीं आ रही कहाँ गए सारे इकोनॉमिस्ट, माहिर मुआशियात, आप जैसे काबिल लोग, फिर हमारे वजीर ख़जाना, फिर इनकी पॉलिसीज़, इकोनॉमी के इतने लोग। क्या आपको टाइगर फोर्स के अलावा आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि आप महंगाई को कंट्रोल कर सकें? टाइगर फोर्स का काम है डॉक्टर साहब महंगाई को देखना, कंट्रोल करना। मतलब ये इस तरीके से तो मैंने नहीं देखा कि दुनिया में कहीं महंगाई को कंट्रोल किया जाता है कि एक टाइगर फोर्स के जरिए से वो क्या करेंगे, जाकर छापे मारेंगे, छोटे छोटे दुकानदारों को पकड़ेंगे। उससे क्या होगा कि छोटे दुकानदार भी हुकूमत के मुखालिफ हो जाएंगे, क्योंकि छोटे दुकानदार तो उसके कसूरवार नहीं है ना, पीछे से जिन्होंने सप्लाई करना होता है उनको वो सप्लाई रोक रहे होंगे। उन्होंने डिमांड सप्लाई का गैप क्रिएट किया हुआ है, तो जिम्मेदार तो पीछे वाले हैं, ये छोटे छोटे दुकानदार तो नहीं है इसके जिम्मेदार। तो आप जाके उनको पकड़ेंगे तो आपके और पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे ये लोग। इसलिए देखिए, मैं बहुत जमाने से कह रहा था, बात यह है कि ये हुकूमत सुनती ही नहीं है किसी की। और मैं आपको बताऊं कि तब तक ये बात मेरी शायद पहुंचती भी नहीं होगी कि क्योंकि इनके जो वजीर खजाना है, एडवाइजर साहब जो हैं हफीज शेख, अगर जो मैं बात कहूं वो उसका उलट काम करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। लगता है कोई खास मेरे क्लास में इसलिए मुझे पता है इसका, जो मैं बताऊं बोलूंगा वो उसके मुखालिफ का काम करेगा। अगर मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर को कि सर आप चेयर करें ईसीसी को, क्योंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पोर्टफोलियो आपके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, हफीज शेख साहब एडवाइजर हैं, माजी में भी प्राइम मिनिस्टर एज फाइनेंस मिनिस्टर ईसीसी को चेयर करते रहे हैं, वहां पर आप चेक करें, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इसी तरीके से मैंने उनसे कहा कि आप एक एजेंडा आइटम नंबर 1 हुआ करता था हर ईसीसी में, हर वीक में, जिसमें से पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और वजारत खजाना कीमतों के बारे में सिचुएशन को वहाँ बताया करता था, और नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल वो हमें स्टॉक पोजीशन बताया करते थे कि गंदम का क्या स्टॉक है, चीनी के स्टॉक क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के स्टॉक क्या है। वो सारे जो है वो समरी अब आती ही नहीं कैबिनेट। तो वहां तो किसी को नहीं पता चल रहा कि इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है क्या। जब चीजें सर पे पड़ जाती हैं फिर हम इस किस्म के हरकत शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, गंदम की आपने बात की, गंदम का हदफ पूरा होने के बावजूद गंदम बाहर से मंगवानी पड़ रही है। टमाटर कहा जा रहा है मार्केट में वाफिर मकदार में है, लेकिन टमाटर इतना आज महंगा हो चुका है। तो इनकी पॉलिसीज है क्या? कोई प्लान नहीं है, कोई लग रहा है कोई इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। देखें, यही काम किसका है? ये मैं यहाँ बैठ के इस्लामाबाद के एक घर में आपको तो नहीं बता सकता हूँ कि किसने रोका हुआ है। ये गवर्नमेंट के इतना बड़ा इदारा है, इनके पास तमाम इख्तियारात हैं, एजेंसीज मौजूद हैं, ये बता सकते हैं। देखिए, पहली बात है जहाँ तक गंदम का, मैं बार बार कहता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में भी, दूसरे के प्रोग्राम में भी, और मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ, माजी के तजुर्बे से, कि जब किसी हुकूमत को गिराने की बारी होती है, उसको नुकसान पहुंचाने की बारी होती है, गंदम के और आटे और चीनी की कीमतें जो हैं ये बढ़ाई जाती हैं ताकि गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो जाए। एग्जैक्टली ये हो रहा है, और ये बात मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ कि सर इसकी तरफ तवज्जो दें, लेकिन चूंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए तवज्जो नहीं। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ, आपके कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ ख़ास स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है, इस हुकूमत को नाकाम करने के लिए हो रहा है कि ये हुकूमत चल ना सके, कोई ख़ास प्लानिंग के तहत आप कह रहे हैं सब कुछ अगर हो रहा है, ये सारे बहरान पैदा हो रहे हैं, मसनूई बहरान अगर हो रहे हैं सारे पैदा। एग्जैक्टली मैं ये अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। अच्छा। और ये 2 महीने से, मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये डॉक्टर अशफाक कह रहा है इसलिए ये काम तो होना नहीं चाहिए। तो डॉक्टर अशफाक आपके मफाद के लिए कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर के मफाद के लिए कह रहा है, लेकिन नीचे वाले लोग बुग्ज़ माविया में उन्होंने अपने लीडर को भी नुकसान पहुंचाया। अच्छा डॉक्टर साहब, जुलाई में हमें बताया गया कि जो रेमिटेंसेस है ये 2.7 बिलियन डॉलर के करीब आ गए हैं, तो हमें कहा गया है जी बड़ा टर्न अराउंड हो गया है, वज़ीर आज़म ने इस पर ट्वीट भी किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म को सही शायद गाइड नहीं किया जाता? वज़ीर आज़म को ये नहीं बताया गया कि भाई इस पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से जो आपके मिडिल ईस्ट में जिन लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थी, वो नौकरियों से हाथ धो बैठे थे, वो वापस आ रहे हैं, अपनी जो उनकी जमा पूंजी थी वो लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रेमिटेंसेज हैं वो बढ़ गए हैं। 4-6 महीने के बाद आप
क्या नंबर्स यही रहेंगे? जब ये सिचुएशन ख़राब होना शुरू होगी तो फिर आप आवाम को क्या जवाब देंगे, जिससे ये लगता है कि वज़ीर आज़म साहब को जो उनके मुशीर हैं वो सही गाइड करते ही नहीं हैं? देखिए, ये भी जो बात आपने बताई, ये पिछले 2-3 महीने से जब रेमिटेंस की बात होती है मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन होता ये है कि मैंने अंदाज़ा किया है कि हर वजीर जो है उसकी कोशिश होती है कि कोई भी कहीं से कोई अच्छी खबर आए, सबसे पहले वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचे और प्राइम मिनिस्टर के कान में वो कह दे, ताकि उसके नंबर बन जाए। ये अप्रोच है कि हर वजीर की कोशिश है, चाहे उसका ये महकमा हो या ना हो, वो दौड़ता है, चाहे वो एक स्पोक्स पर्सन हो, चाहे वो किसी और का वजीर हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हो, उसकी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं पहुंचूं और प्राइम मिनिस्टर के कान में ये डाल दूं, ताकि मेरी नौकरी पक्की रहे। प्राइम मिनिस्टर कहे कि ये बड़ा अच्छा खबर लाता है, तो ये हमारा अच्छा साथी है। हम जैसे लोग जो हैं जब उनको बताते हैं, ये पता नहीं प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं देखते हैं ये इस किस्म के प्रोग्राम, ना उनको ठीक से लोग बताते हैं कि भाई लोग आपकी जो टीम है इसके अलावा जो लोग बातें कर रहे हैं वो ये बातें कर रहे हैं। अगर वो बताते भी हैं तो प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि ओह ये तो सारे हमारे मुखालिफिन है। ये बिल्कुल गलत है। मैंने आज तक कभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्रिटिसाइज नहीं किया है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आज कहना चाहता हूँ। मैंने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया है। मैंने ज़रूर क्रिटिसाइज किया है इनके दो जो टॉप इकोनॉमिक मैनेजर हैं, एक गवर्नर स्टेट बैंक और एक फाइनेंस के एडवाइजर हफीज शेख साहब हैं। इनकी मुझे जात से कोई लगाव नहीं है। पॉलिसीज को मैंने क्रिटिसाइज किया क्योंकि इसकी पॉलिसी, इन दोनों की पॉलिसीज ने पाकिस्तान की मईशत को डैमेज किया, पाकिस्तान को डैमेज किया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को डैमेज किया है। डॉक्टर साहब, हमें तो ये भी बताया गया कि मुल्क में जो है ना वो बेबहा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 2 सालों में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, हमारा जो GDP टू इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है अगर वो मैं देखूं तो तकरीबन 14 से 15% है। क्या इसकी वजह ये है कि कोई इन्वेस्टर आज इसलिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है डॉक्टर साहब कि किसी इन्वेस्टर के लिए आपने कोई वाज़े पॉलिसी नहीं दी है, आपने इन्वेस्ट करने के लिए जो एक अट्रैक्शन होती है एक इन्वेस्टर के लिए वो उसको आज नहीं दे सके हैं, या कोई कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी पॉलिसीज़ में जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा कि मैं जाऊँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूँ? बहुत सारी वजूहत हैं। यही इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो जो था ये मैं 22-23% ऑफ GDP था 2006-2007 तक। उसके बाद से ये गिरते गिरते 12% पे आ गया। दार साहब ने अपनी कारस्तानी दिखाई और उसके डेफिनेशन को बदल दिया, वो 12 से 15% पे चला गया और अभी वो 15-16 के इसी रेंज में अभी तक है, वो बढ़ नहीं रहा है। तो क्यों नहीं बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट? देखें ना, एक माहौल होता है मुल्क में, अगर इस तरीके से आप एक और चीज़ ध्यान में रख लें, जब जिस मुल्क में IMF का प्रोग्राम होगा वहाँ इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से नीचे की तरफ जाएगा। हाँ। क्योंकि जो IMF की जो पॉलिसीज होती है वो अनसर्टनिटी क्रिएट कर देती है कि अगले इसमें इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएगा। सुबह उठते हैं आपको नहीं पता चलता कि एक्सचेंज रेट कहाँ पर होगा। तो जब इस किस्म के स्टेट ऑफ अनसर्टनिटी में प्राइवेट सेक्टर हो तो वो कोई बिजनेस नहीं करता है, वो वेट एंड सी के बोर्ड में चले जाता है। इसलिए डॉक्टर साहब IMF की बात करें, डॉक्टर साहब IMF ने एक बार फिर $6 अरब का जो मुअत्तल शुदा कर्जा था उसकी प्रोग्राम की बहाली में कह रहे हैं जी बिजली की कीमतों में इजाफा करें, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने इन इकदामात से जो है ना वो मशरूत कर दिया जो $6 अरब का जो आपकी किस्त है। अब ये कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं बजाय इसके कि आप मुज़ाकरात में जोर दें कि आप टैक्स बढ़ाएं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बिजली की कीमतों में जो है ना आप इजाफा करें। आपको भी पता है कि जनवरी में यही शराइत हम पूरी करने में नाकाम रहे थे। ये तो और बोझ बढ़ जाएगा आवाम पर डॉक्टर साहब अगर बिजली की कीमतें और बढ़ गई तो। जी बिल्कुल। देखें यही चीज़ है। इस वक्त आप पाकिस्तान की मईशत को देखें तो आपको एक रिलेटिव स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। प्राइवेट सेक्टर जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ रहा है, 2 वजह से बढ़ रहा है। एक ये है कि पेंडेमिक का जोर कम हो गया हमारे यहाँ, जहाँ 6000 केसेस रोज़ाना के हुआ करते थे ऑन एवरेज पीक पीरियड में, अब वो तकरीबन 550-600 के रेंज में आ गया है। तो इसकी वजह से मार्केट खुल रहे हैं, कारोबार खुल रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि IMF का प्रोग्राम हमारा सस्पेंडेड है।
जब वो प्रोग्राम सस्पेंडेड है तो वो हाराकारी जो था IMF का, यही गैस की कीमतें बढ़ाएं, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू करें, इस हाराकारी से बचा हुआ था ये मुल्क। तो आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा। आप देखें कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बड़ी तेज़ी में जा रही है, सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल के सेल बढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल वालों को भी बेहतरी वहाँ से नज़र आ रही है, और भी सेक्टर हैं जो रिवाइव हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका है, इस वक्त हाथ थामने की ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर का, ना कि दोबारा हाराकारी की तरफ में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि IMF का प्रोग्राम को हमें ख़त्म कर देना चाहिए, हमें करना चाहिए IMF का प्रोग्राम, लेकिन हमारा तवज्जो जो है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो हमेशा मुखालिफ रहे हैं IMF के प्रोग्राम में जाने से। सर, आपने कभी इसको सपोर्ट नहीं किया। के लिए तो बचाना चाहता था, लेकिन अब चूंकि जा चुके हैं, तो अब इसको मुकम्मल कर लो। अब मुकम्मल करने के लिए मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से मुकम्मल करें, ये हाराकारी से बचें। हमें रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, रिफॉर्म्स की तरफ। देखिए, बिजली की कीमत बढ़ाना, गैस की कीमत बढ़ाना, दिस इज नो रिफॉर्म, दिस इज सिंपली फाइनेंसिंग द इनएफिशिएंसीज, करप्शन एंड बैड गवर्नेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेटस को है, कीमतें बढ़ाएंगे, दिस इज स्टेटस को। आप रिफॉर्म्स लाएं, इसमें इसके प्रोसेस को बेहतर करें, इसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करें। तो इसी तरीके से टैक्स की तरफ पे भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन रिफॉर्म्स की साइड पे। बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौजूदा दौर में सोशल मीडिया की जो अहमियत है, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक का होना भी अब नागुज़ीर हो चुका है। PTA की जानिब से टिकटॉक पर लगाई जाने वाली पाबंदी के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया के मुस्तकबिल के हवाले से अब एक नई डिबेट छिड़ गई है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक बनाए जाएँ, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जाए। लेकिन ये सब मुमकिन है क्या? पाकिस्तान में सोशल मीडिया का मुस्तकबिल ख़तरे में है क्या? एक ऐप पर लगने वाली पाबंदी से पूरा जो सोशल मीडिया है ये ख़ुद को क्यों इनसिक्योर फील कर रहा है? और क्या टिकटॉक पर लगने वाली जो पाबंदी है ये दुरुस्त इक़दाम है? टिकटॉक पर लगाई जाने वाली पाबंदी के हवाले से PTA का कहना है कि टिकटॉक ऐप की इंतज़ामिया को बार बार नामुनासिब मवाद हटाने के लिए उन्हें कहा गया, हिदायत जारी की गई, लेकिन टिकटॉक ऐप इंतज़ामिया ने इस मामले को संजीदा नहीं लिया, जिसकी वजह से टिकटॉक पर पाबंदी लगाई गई। अब नाज़रीन, PTA का ये भी मौक़िफ़ है कि अगर टिकटॉक ऐप गैर अखलाकी मवाद हटाने और मुनासिब इक़दामात उठाने पर पाबंदी के फ़ैसले पर नज़रसानी की जा सकती है। आपको ये भी बताएं कि 3 महीने पहले 20 जुलाई को सोशल मीडिया की एक और ऐप बीको पर भी गैर अखलाकी मवाद की वजह से पाबंदी लगाई जा चुकी है और तब भी टिकटॉक को हतमी वार्निंग जारी की गई थी। इस वक्त टिकटॉक ने मोज़र मवाद की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया अलायंस बनाने की उस वक्त तजवीज़ दी थी। टिकटॉक ने 9 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब और ट्विटर और दीगर के चीफ एग्जीक्यूटिव को खतूत भेजकर ये कहा था, ये तजवीज़ दी थी कि एक अलायंस तश्कील दिया जाए ताकि मिलकर तेज़ी से मतनाज़े और जो नामुनासिब मवाद है इसको हटाया जा सके, लेकिन इस पर कोई पेशरफ नहीं हो पाई थी। जबकि टिकटॉक पर भारत और अमेरिका भी मुख्तलिफ सियासी वजूहात पर पाबंदी लगा चुका है, लेकिन पाकिस्तान में पाबंदी लगाने की वजह सियासी नहीं है, इखलाकी वजह है। सवाल ये है कि क्या वाकई टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस हमारे माशरे में गैर अखलाकी मवाद को फ़रोग़ दे रही हैं, और क्या इस पर पाबंदी ही इसका वाहिद हल है? क्या सेंसरशिप का कोई कानून बनाकर इस तरह की एप्लीकेशंस को काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती ताकि वो लोग जो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इस पाबंदी से मुतासिर ना हो? इस सब पर मैं बात करूँगी। मुझे सोशल मीडिया एक्सपर्ट उसामा खिलजी ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपका। उसामा साहब, हमारे माशरे में एक अरसे से अब ये डिबेट शुरू हो चुकी है
कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए। आपको पता है कि बहुत से लोगों के यूट्यूब चैनल हैं जो टीवी पर बात नहीं हो सकती, जो किसी अखबार में बात नहीं हो सकती, वो लोग अपने यूट्यूब चैनल्स पर करते हैं, जिसकी वजह से इस पर बहुत ज़्यादा बहस बढ़ गई थी आगे कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब टिकटॉक पर जो पाबंदी लगी है, आपको पता है कि कहा जा रहा है कि कुछ नामुनासिब मवाद और कुछ सियासी भी चीज़ें कुछ ऐसी बना कर टिकटॉक पर डाली गई जो नामुनासिब था। क्या यही वाहिद हल है? क्या सोशल मीडिया को रेगुलाइज करके कोई ऐसी कानून साजी करके नहीं किया जा सकता कि पाबंदी ना लगे, पाबंदी से मुतासर ना हो ये ऐप? देखें जी, हमारा जो पाकिस्तान का आइन है उसका आर्टिकल 19 हमें इज़हार राय की आज़ादी देता है और प्रेस फ्रीडम का भी आज़ादी देता है। तो इसके तहत जो है हमारी तो ये बात भी नहीं बनती है कि हम किसी का जो है इज़हार राय की आज़ादी को एक्सरसाइज करने के जो टूल्स हैं, जो इंटरनेट है, जो सोशल मीडिया है, उस पर कोई पाबंदी लगे। तो मेरे ख्याल से तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसके बावजूद मादर पिदर आज़ादी की इजाज़त किसी भी महज़ब मुआशरे में नहीं होती है। बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल से टिकटॉक पे कोई मादर पितर आज़ादी नहीं हो रही है और ना तो हमें हुकूमत बता रही है कि कौन सा ऐसा मवाद है जिसको वो समझते हैं कि वो नाजेबा है। अगर आप टिकटॉक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को देखें तो उसमें पोर्नोग्राफी, न्यूडिटी और दीगर इस किस्म का जो मवाद है वो उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के भी खिलाफ है और उसका जो है बर्दाश्त नहीं किया जाता। अगर आप उनकी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देखें तो काफ़ी मवाद जो है टिकटॉक खुद भी हटाता है। और जब इंटरनेट की तरह वसी एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है तो हर किस्म के लोग उस पर आते हैं। आप तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, टिकटॉक पर आपने कोई ऐसा मवाद देखा जिसमें कहा जा सके बहुत गैर इखलाकी है, ये नहीं होना चाहिए था? आपने देखें, आपको वही मवाद नजर आता है जो आप ढूंढते हैं। तो मैंने ऐसा मवाद ना तो ढूंढा है ना मुझे नजर आया है। मैं टिकटॉक इस्तेमाल भी करता रहा हूँ। अच्छा। तो सबसे पहले तो बात है, जो लोग कहते हैं कि इस तरह का मवाद हमें नजर आया है, वो यही होगा कि उन्होंने ढूंढा होगा तो उन्हें ये नजर आया होगा। लेकिन अगर आपको इस तरह का मवाद नजर भी आए तो टिकटॉक के ऊपर और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होता है जिसपे आप रिपोर्ट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को कि देखें ये मवाद है, ये आपके उस पर नहीं होना चाहिए, और अक्सर उस पर एक्शन भी लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से जो मसला है हमारे माशरे में और हमारी हुकूमत में वो ये है कि जिस तरह आपने भी शुरू में इसमें बात की कि इंटरनेट कैसे काम करता है और इसके कंट्रोल करना मुमकिन है या नहीं, ये सवाल हमने उठाना है। और दूसरा ये कि आपको पता है अरसे तक पाकिस्तान में यूट्यूब पर भी पाबंदी लगी रही, अब लोगों को लग रहा है कि कहीं फेसबुक पर पाबंदी ना लग जाए। आपको पता है इंस्टा पे हर तरह की तस्वीर जो है, मॉडल्स भी अपनी तस्वीर पोस्ट करती हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, हर तरह की तस्वीरें वहाँ पे भी पोस्ट होती हैं। तो ये तो वाकई एक सोशल मीडिया जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर कोई इनसिक्योर हो गया है कि एक सोशल मीडिया जो इजहार राय की जो आप बात कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा टूल है, लोगों की अर्निंग का बहुत बड़ा जरिया है सोशल मीडिया। तो बजाय इसके कि आप इसको रेगुलेट करें तो पाबंदी तो हल नहीं है। बिल्कुल, पाबंदी हल नहीं है। और दूसरा ये कि ये हुकूमत या रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो डिफाइन करे कि क्या चीज़ मॉरल होगा, क्या चीज़ ऑब्सीन होगा और क्या एक्सेप्टेबल होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कंट्रोल का बहुत ज़्यादा वार है। आपने खुद भी बात की कि मीडिया पे कितनी पाबंदियाँ हैं, कितनी बातें लोग टीवी और अखबार पे नहीं कर सकते। अब सोशल मीडिया पे भी पाबंदी लगाएंगे तो पाकिस्तान से एक जमहूरियत नहीं रहेगी, एक आमरीत बन जाएगी। अब वो आपको पता होगा पिछले दिनों एक बिस्किट का ऐड चला, उस बिस्किट के ऐड पर पाबंदी लगी। अब वो बिस्किट का ऐड फेसबुक पे भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, लोग अपने इंस्टा पे शेयर करें। तो आप क्या फिर सब कुछ बंद कर दें? फिर आप आज के दौर में जो है बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखें, ये बिस्किट ऐड किसी ने देखना या नहीं था, जब इसको बैन किया गया तो फिर लोगों ने इसमें ढूंढना शुरू किया कि हम भी देखें क्या चीज है इसमें। हाँ, मैंने भी तब गौर से देखा। बैन करते हैं ना तो फिर लोग उसमें ज्यादा क्यूरियस होते हैं, उस पर अटेंशन ज्यादा आती है। अब अभी देखें टिकटॉक अभी भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी और तरीके हैं एक बैन को भी सर्कमवेंट करने के, जिसके जरिए आप जो है ये मवाद ऑलरेडी एक्सेस कर सकते हैं। जब यूट्यूब भी ब्लॉक हुआ था 4 साल के लिए, जो स्टूडेंट्स ने पढ़ना होता था वो VPN इस्तेमाल के प्रॉक्सी इस्तेमाल करके यूट्यूब को एक्सेस करते थे। तो इसको ब्लॉक करना जो है पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया एक्सपर्ट उसामा खिलजी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल
नाज़रीन, मुल्क भर में एक मरतबा कोरोना वायरस फिर से बढ़ रहा है, केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के फ़ॉल केसेस की तादाद 8,552 हो चुकी है, जबकि मजमूई तौर पर 6,580 अफराद कोरोना की वजह से जो है जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल की अगर हम बात करें तो आज 385 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 10 मरीज़ कोरोना की वजह से, इस वायरस की वजह से इंतकाल कर गए। मौसम की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है इसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था और अब केसेस भी सामने आ रहे हैं। इसी खदशे के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से कराची, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। इंतज़ामिया को हिफाजत इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत दी गई हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर के मुताबिक कोरोना वायरस के मुस्बत टेस्ट की औसत जो कौमी सतह पर 6 हफ्तों तक 2% से कम रहने के बाद पिछले हफ्ते 2% से ज़्यादा रही है। एक तरफ हुकूमत आवाम को कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद करने की तलकीन कर रही है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि PDM ने मुल्क भर में एहतजाजी जलसों का शेड्यूल जारी किया है। अपोजिशन जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम को सड़कों पर निकालने के लिए अब सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। अब सवाल ये है कि सियासी जलसों में हुकूमत कैसे कोरोना वायरस के SOPs पर जो है वो अमल दरामद करवाएगी, कैसे जो इतने लोग आएंगे, कैसे आप इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि वहाँ हैंड सैनिटाइजर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, मास्क भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ग्लव्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यकीनन ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। लेकिन इस सब के पेश नज़र हमारा और आपका फ़र्ज़ फिर वही है कि हमें अपने ताईं हमें अपना फ़र्ज़ पूरा अदा करना है। हमें अपने ताईं जो एहतियाती तदाबीर है उनको इख्तियार करना है। जिस तरीके से पहले वायरस फैला, हमने पूरी कोशिश करनी है कि एहतियाती तदाबीर के ज़रिए इस वायरस को एक बार फिर से हम शिकस्त देने में कामयाब हो जाएँ। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।